डोडो टीवी। राकेश की मीटिंग खत्म हुई और वो बिल्डिंग के थोड़ा बाहर जाकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। तभी उसकी वाइफ का फोन आया। हाँ आशा, मैं बस टैक्सी का ही वेट कर रहा हूँ। एक तो ये बिल्डिंग इतनी आउटस्कर्ट्स में है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला जल्दी। जैसे ही मुझे ऑटो या टैक्सी मिलती है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओफो, इतनी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिला अब तक। एक तो इतना सुनसान रास्ता है, पता नहीं यहाँ लोग रात में कैसे आते जाते हैं। बहुत देर बाद राकेश ने एक ऑटो को आते हुए देखा, लेकिन जब उसने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, रुको रुको, ऑटो उसके सामने से तेजी से गुजर गया। पता नहीं कैसे लोग हैं। कुछ देर बाद उसे टैक्सी आती हुई दिखाई दी। राकेश ने फिर से हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए रुकिए प्लीज। पता नहीं मैं आज कैसे पहुंच पाऊंगा। एक तो यहां वैसे भी कोई नहीं दिख रहा, और जो आता भी है वो रुकता ही नहीं। राकेश थोड़ा परेशान हो गया। जब उसे वहां खड़े हुए बहुत देर हो गई तो उसने फिर से आशा को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। कुछ देर बाद उसे एक बस आते हुए दिखाई दी। वो थोड़ा सा खुश हुआ। शायद ये बस रुक जाए, कोशिश करके देखता हूं। इस बार वो हाथ दिखाकर जोर से आवाज देता है, रोको रोको, बस को रोको। बस बहुत तेजी से उसके आगे से निकली और वो थोड़ा डर गया। उसने तेज आवाज में कहा, अरे भाई, इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? मारोगे क्या? कुछ दूर जाकर बस रुकी। अंततः राकेश बस में चढ़ गया। राकेश ने देखा बस में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। बस फिर से बहुत तेजी से चलने लगी। राकेश ने ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर साहब, बस को उड़ाना है क्या? थोड़ा धीरे चलो। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब है ये ड्राइवर, कोई जवाब भी नहीं दिया। राकेश ने कंडक्टर से कहा, बस क्लॉक टावर जाएगी ना? कंडक्टर ने सिर्फ सिर हिला दिया। ऐसा लगा मानो वो हाँ कह रहा है। ठीक है, मुझे क्लॉक टावर का एक टिकट दे दो। कंडक्टर ने राकेश को टिकट दिया। राकेश ने मन ही मन कहा, शहर से बाहर कितनी ठंड होती है। वो अपने हाथ बांधकर बैठ गया और गाना गुनगुनाने लगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बस की स्पीड अब पहले से भी तेज हो गई। राकेश ने फिर से ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर सुनो, थोड़ा धीरे चलाओ भाई। फिर से कोई जवाब नहीं। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब देने में क्या तकलीफ है भाई? फिर से जवाब न मिलने पर राकेश ने अपने पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। वो व्यक्ति खिड़की से बाहर देख रहा था। सुनिए भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? ये ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा है, आप भी कुछ कहिए। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और बाहर देखता रहा। राकेश फिर से सोचने लगा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पता नहीं आज इतने अजीब लोग क्यों मिल रहे हैं। बस एक बार घर ठीक से पहुंच जाऊं। राकेश ने पीछे मुड़ के देखा कि सब शांत हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सब दूर दूर बैठे हैं। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है। एक वृद्ध महिला अपना सिर पकड़कर बैठी हुई है। सबसे पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति कुछ बहुत अजीब सी दिखने वाली चीज खा रहा है। कंडक्टर पीछे जाकर अकेला ही हंस रहा है। एक बच्चा एक बहुत डरावने से खिलौने से खेल रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा।
अब बस चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राकेश ने पीछे मुड़कर कंडक्टर से पूछा, अरे कंडक्टर साहब, ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कंडक्टर पीछे खड़ा देखता रहा। राकेश ने सोचा, शहर तो केवल 10 किलोमीटर था और रास्ता भी इतना सुनसान नहीं है, ये कहां जा रहा है? उसने खड़े होकर कंडक्टर से पूछा, भाई मैंने पूछा कि ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कोई जवाब नहीं मिला। राकेश बोलता है, क्या परेशानी है, बताते क्यों नहीं हो? फिर उसने बस में बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग क्यों नहीं बोलते इसे कुछ? देखिए कितना वीरान रास्ता है, यहाँ तो दूर दूर तक रोशनी भी नहीं दिख रही। कोई कुछ नहीं बोला। उसने फिर से कहा, बताओ ये बस क्लॉक टावर जा रही है या नहीं? कंडक्टर ने भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं। ये आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? राकेश घबराकर सीट पर गिर गया और डर से रोने लगा। उसने एक एक करके बस में सब लोगों की तरफ देखा। सबकी आंखें खून की तरह लाल थीं और सब उसे ही देख रहे थे। कौन हो तुम? मुझे उतारो नीचे। उसने कहा, मुझे यहीं उतार दो, मुझे आगे नहीं जाना। उसने टिकट को देखा तो उसकी नजर तारीख पर गई। अरे ये टिकट तो 11 साल पुराना है, इस पर तो 2010 की तारीख है। फिर उसने पलटकर अखबार पढ़ रहे व्यक्ति की ओर देखा। वो बहुत डर गया, रोते रोते कहने लगा, मुझे आगे नहीं जाना। ड्राइवर बस रोको, प्लीज बस रोको। वो भागकर ड्राइवर के केबिन में गया। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। राकेश ने देखा कि उसकी आंखें भी लाल हैं और चेहरे पर खून है। नहीं। राकेश डर से पूरी तरह कांप रहा था। उसने देखा कि बस एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। अरे ये बस तो खाई की ओर जा रही है। कुछ करो प्लीज, कुछ करो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस रोको। राकेश बोलता रहा, बस रोक दो, बस रोक दो, लेकिन बस नहीं रुकी। जब बस नहीं रुकी तब वो बस के दरवाजे पर जाकर खुद ही बस से बाहर कूद गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़े आदमी को अपने पास खड़े देखा। बेटा ठीक तो हो? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अंकल, मैं कल रात को एक बस में था और फिर। तब तक वृद्ध व्यक्ति बोल पड़े, अच्छा, तो तुम लाल रंग की बस में थे क्या, जो कहीं नहीं रुकती? जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा, लाल रंग की बस थी। आप जानते हैं उसके बारे में? हाँ, यहाँ आसपास के लोग जानते हैं और कोई भी उस बस में नहीं बैठता। उसे मौत की बस कहते हैं। वो 11 साल पहले खाई में गिर गई थी और उसमें बैठे सभी लोग मर गए थे। वो बस हर रात इस रास्ते से गुजरती है और उस दुर्घटना को दोहराती है। तुम बहुत नसीब वाले हो कि बच गए बेटा, वरना इस बस में बैठकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। तुम्हारा घर कहाँ है? आओ तुम्हें छोड़कर आता हूँ। राकेश उस बूढ़े आदमी के स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गया। कुणाल, धीरज और आयुष कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार, इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था? मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज, गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना क्या था इसे?
अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी है। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो। हाँ, वो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर्स है क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई तू मूवीज कम देखेगा, ठीक है। धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है, पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई। ना तो एम्बुलेंस जैसी है ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है, ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं जो पतले पिलर्स जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने एक कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती हैं। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है, पर उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई? हम वापस चले क्या? हाँ यार, चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। अरे तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहे थे भाई, हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना। तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार, अरे ट्रेलर इतना डरावना था तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है, चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर 4 सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके। वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है, ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है, पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है। भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहां से। अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे। फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगे इन लोगों को दिखने लगती हैं। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है, ऐसे क्रिएचर्स को सायरन पिलर्स कहते हैं।
ये बहुत पावरफुल होते हैं, पर मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना, अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूँ, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन पिलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है। उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं। साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं। नीलेश और आरती एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बड़े मस्ती के मूड में जा रहे थे। रात के अंधेरे में उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। पिछले 2 दिनों में तुम्हारे साथ लग रहा है मानो पूरी जिंदगी जी ली। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यार तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि पहले तुम यहाँ नहीं आए थे। फिर भी किस्मत को अगर हमें मिलाना ही था तो थोड़ा जल्दी मिला देती। अभी भी देर नहीं हुई है। या यू आर राइट। आई एम ऑलवेज राइट। अच्छा सुनो, वैसे तो हम सिर्फ 2 दिन से एक दूसरे को जानते हैं, पर अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो एक्सेप्ट करोगी? क्या? पहले बोलो, एक्सेप्ट करोगी? अच्छा बाबा, करूंगी। नीलेश घुटने मोड़कर बैठते हुए आरती को एक रिंग देता है। Will you wanna grow older with me? आरती चौंक जाती है और फिर खुश होती है ओह यस। और अपना हाथ आगे कर देती है। नीलेश बड़े प्यार से उसे रिंग पहना देता है। फिर दोनों हाथों में हाथ डाले उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। तुमने ये कब प्लान कर लिया? कल से तो हम साथ ही हैं। जादू। अच्छा। एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया। क्या? अगर मैं इंसान की जगह कुछ और होता तो क्या तुम तब भी रिंग ले लेती? क्या मतलब? मतलब अगर मैं अभी जैसा हूँ वैसा ना रहूं तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगी? तुम अचानक कैसी बातें कर रहे हो? देखो, आज कुछ ऐसा होने वाला है जो हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे, पर फिर भी तुम मेरा साथ मत छोड़ना। दरअसल वो पूर्णिमा की रात होती है और जैसे ही पूरा चांद निकलता है
आरती ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और भागने लगती है। उसके पीछे पीछे वो भेड़िया भी उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। और कुछ दूर जाने पर रास्ते में आने वाले एक दूसरे इंसान को पकड़ लेता है। उसके पेट में अपने बड़े बड़े नाखून गड़ा देता है और उसका खून पीने लगता है। ये सब देखकर आरती जोर जोर से चिल्लाते हुए आंखें खोलती है और खुद को वापस उसी पार्क में पाती है। नीलेश उसके बगल में बैठा रहता है। उसको चिल्लाते देखकर पूछता है, क्या हुआ बेबी, कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ क्या? कुछ नहीं। कहकर आरती उठती है और तेजी से चलने लगती है। नीलेश भी उसके पीछे चल देता है। तुम एक बुरे सपने से इतना डर गई क्या? नहीं तो। नहीं लगता है तुम डर गई। यार बोला ना, नहीं डरी। तुमने कोई भूत देख लिया था क्या? अरे सुनो तो। चुप हो जाओ, ये कब्रिस्तान है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। ओ, मतलब हमारी बातें सुनकर यहाँ के भूत जाग जाएंगे और हम पर अटैक कर देंगे। ओ प्लीज चुप हो जाओ। ओ भूतों, आत्माओं और इस कब्रिस्तान पर रहने वाले सभी लोग, मुझे डर लग रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे बेबी, मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, फिर क्यों डर रही हो? इसी तरह दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उस कब्रिस्तान से जहां तहां से भूत और आत्माएं, अजीबो गरीब लोग निकलते हैं। कोई जमीन फाड़कर, तो कोई कब्र में से, कोई सीवेज में से। और डरावने अंदाज में चलते हुए वो लोग आकर नीलेश और आरती को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन दोनों को खा जाने वाले अंदाज में वो सब उनकी तरफ बढ़ते हैं। वे दोनों डरते हुए एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते हैं। फिर अचानक से नीलेश ट्रांसफॉर्म होने लगता है, ठीक उसी तरह जैसा आरती ने सपने में होता हुआ देखा था। और फिर भेड़िए में तब्दील हो जाने वाला नीलेश उन सभी आत्माओं भूतों से लड़ता है और सबको दूर भगा देता है। यह पूरा वाकया बहुत डरावना था। तभी सारे भूतों को भगाकर नीलेश आरती की तरफ उसे खा जाने के लिए बढ़ता है। आरती वहीं बैठ जाती है और आंखें बंद करके बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो सर उठाकर देखती है तो पाती है कि नीलेश अकेला वहां खड़ा होता है और बाकी सब डरावने लोग जा चुके हैं। वो इधर उधर उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। क्या हो गया? वो सब कहाँ गए? कौन सब? यहाँ तो कोई नहीं है। तुम मेरे पास मत आना। अरे बेबी, क्या हो क्या गया तुम्हें? हाथ में नींद नहीं आई थी क्या? बार बार किन ख्यालों में खोई जा रही हो? यहाँ अभी कुछ हुआ था क्या? नहीं तो तुम चलो यार घर। नीलेश उसे पकड़कर घर ले जाता है और पीछे पलटकर